हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर्स थे उसे मैं सॉल्व करवाना स्टार्ट किया था। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सीरीज को। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन डेटाबेस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन डेटाबेस नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स जो रिलेशन है वो डेटाबेस नहीं है। तो रिफ्लेक्स है क्या, आप समझिए। उससे पहले रिलेशन डेटाबेस समझिए क्या होता है। तो एक रिलेशन डेटाबेस औपचारिक रूप से वर्णित तालिकाओं का एक सेट है जिसमें से डेटा को एक्सेस किया जाता है, या डेटाबेस तालिकाओं को पुनर्गठित किए बिना कई अलग अलग तरीकों से पुनः प्राप्ति किया जा सकता है। किसी रिलेशनल डेटाबेस का मानक उपयोगकर्ता और अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इंटरफेस या संरचित क्वेरी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको एक सूची मिला हुआ है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। इसमें मैं आप लोग को डायरेक्ट क्या करता हूँ, इसके सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ, वहाँ से आप इस क्वेश्चन को इजी वे में याद कीजिएगा। तो सूची 1 में लिखा हुआ है द्रुपल। तो द्रुपल क्या है, ये एक अंतर्वस्तु प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। क्या है द्रुपल? द्रुपल एक अंतर्वस्तु प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। मॉडल क्या है? तो मॉडल एक अधिगम प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। क्या है मॉडल? अधिगम प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। डी स्पेस क्या है? तो ये डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है। डी स्पेस क्या है? डिजिटल पुस्तकालय सॉफ्टवेयर है। और न्यू जैन लीब क्या है? तो ये एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। न्यू जैन लीब क्या है? तो ये एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि समुदाय किस निम्नलिखित डिजिटल ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। समुदाय जो है वो किस डिजिटल ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी स्पेस ग्रंथालय सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? डी स्पेस का है। अब समुदाय समझिए ये है क्या। तो समुदाय डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का हिस्सा है तथा GSDL जिसका फुल फॉर्म ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, या फेडोरा और आईकोर, ये सभी डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है। आईकोर क्या है? जिसका फुल फॉर्म इंटेल कोर है और इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा विपणन किए जाने वाले माध्य से उच्च उपभोक्ता कार्य केंद्र और उत्साही CPU की एक पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिर से आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। इसे आप ध्यान से समझिए। इसको हम डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलते हैं, वहाँ से आप इसे समझिए। वर्चुआ जो सूची 1 है, इसे आप किसके साथ मैच करिएगा? तो ये VTLS वर्जीनिया के साथ मैच करना है आपको। वर्चुआ को वर्चुआ पूछा जाए तो इसे किसके साथ मैच करना है? तो वर्जीनिया के साथ मैच करना है। एलिस कहाँ की ये सॉफ्टवेयर है, कंपनी है? तो ये सॉफ्ट लिंक है ऑस्ट्रेलिया की। ये एलिस जो है ये सॉफ्ट लिंक है, कहाँ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की है। और लिप्सिस जो है वो इन्फोटेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का है। लिप्सिस क्या है? तो ये इन्फोटेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का है। न्यू न्यू जैनलीव क्या है? तो ये वीरू टेक्नोलॉजीज़ है। न्यू जैनलीव क्या है? तो इसको आप मैच कीजिएगा वीरू टेक्नोलॉजीज़ के साथ। लिप्सिस जो है वो इन्फोटेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कौन से मुक्त स्रोत ग्रंथालय सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एक से अधिक इसके आंसर है, क्योंकि इनके आंसर जो है वो कोर्ट में दिए हुए हैं। तो आप इसको देखिए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन था कौन से मुक्त स्रोत ग्रंथालय सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड 4, जो बिब्लियोसिस है, बिब्लियोसिस और वर्चुआ। बिब्लियोसिस और वर्चुआ ये दोनों जो है मुक्त स्रोत ग्रंथालय सॉफ्टवेयर नहीं है। वहीं एवरग्रीन और न्यू जैनली दोनों ग्रंथालय सॉफ्टवेयर है। अब बिब्लियोसिस और वर्चुआ के बारे में आप समझिए। ऑप्शन फर्स्ट एंड 4 इसका सही है। फर्स्ट एंड 4 किस में दिया हुआ है? डी में, सी में, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि बिब्लियोसिस और वर्चुआ ये मुक्त स्रोत ग्रंथालय सॉफ्टवेयर नहीं है, जबकि न्यू जैनलीव और एवरग्रीन ये मुक्त स्रोत ग्रंथालय सॉफ्टवेयर है। वर्चुआ क्या है? तो कंप्यूटिंग में एक वर्चुअल मशीन एक कंप्यूटर सिस्टम का एक अनुकरण है। वर्चुअल मशीन कंप्यूटर आर्किटेक्चर पर आधारित होती है और एक भौतिक कंप्यूटर की कार्य क्षमता प्रदान करती है। उनके कार्यान्वयन में विशेष हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या एक संयोजन शामिल हो सकता है। विभिन्न प्रकार के वर्चुअल मशीन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। बिब्लियोसिस में क्या है? तो ये एक प्राइवेट कंपनी है। एवरग्रीन को 2006 में प्रारंभ किया गया और न्यू जैनलीव का 1.0 वर्जन जो है वो मार्च 2005 में रिलीज हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया SQL इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से SQL किस पर आधारित है। ये भी कोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन जो होगा वो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें से आपको चुनना है कि राइट आंसर क्या है। निम्न में से SQL किस पर आधारित है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड में क्या है, तो रिलेशनल अलजेब्रा, यानी जिसे हम लोग बैग ऑफ वर्ड्स विश्लेषण कहते हैं, और रिलेशनल कैलकुलस जिसे हम लोग उद्धरण विश्लेषण कहते हैं। ये SQL किस पर आधारित है, तो SQL जो है वो बैग ऑफ वर्ड्स विश्लेषण और उद्धरण विश्लेषण, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिलेशनल अलजेब्रा या रिलेशनल कैलकुलस कह रहे हैं, उस चीज़ पर आधारित है क्या, SQL। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा आपका सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड किसमें, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा आंसर इसका राइट होगा, तो राइट होगा कोड में आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को आप एक बार समझिए। SQL जिसका फुल फॉर्म स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज, रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस पर आधारित है। SQL एक डाटाबेस प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या संबंध परक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली में आंकड़ों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है, और यह मूलतः रिलेशनल अलजेब्रा या संबंध परक बीजगणित पर आधारित है। इसे ISO ने विकसित किया। ISO क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग ने इसे विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सहायक सॉफ्टवेयरों की पहचान कीजिए। आपको बताना है इनमें से सहायक सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, जिसका राइट आंसर होने वाला है क्या होगा, तो ड्रैगन एंड थर्ड आपका क्या है, जॉस। ड्रैगन एंड जॉस जो है ये दोनों के दोनों सहायक सॉफ्टवेयर हैं। ड्रैगन और जॉस क्या है, तो ये दोनों के दोनों सहायक सॉफ्टवेयर है। इसलिए इसका राइट आंसर आप देखिए क्या होगा, सेकंड एंड थर्ड किस में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कि ड्रैगन और जॉस दोनों सहायक सॉफ्टवेयर हैं। आपसे पूछा जाए सहायक सॉफ्टवेयर क्या ड्रैगन और जॉस हैं, तो आप याद रखिएगा ये दोनों के दोनों सहायक सॉफ्टवेयर हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से देखिए कि ड्रैगन और जॉस ये दोनों सहायक सॉफ्टवेयर हैं, जबकि साइबेरियन एशिया का पहला क्लाउड आधारित इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉल्यूशन लाइब्रेरियन को अपनी लाइब्रेरी को ऑनलाइन प्रबंधित करने की अनुमति देता है। सुरक्षा पर आधारित सभी संसाधनों को गूगल, याहू, जियो और अधिक जैसे प्रतिष्ठित खोज इंजन में अच्छी तरह से अनुक्रमित किया गया है। यह दुनिया भर के संसाधनों के आधार पर पाठकों को अपनी लाइब्रेरी का पता लगाने में सक्षम बनाता है। पुस्तकालयों के लिए एक महान विपणन उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कोहा इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, कोहा को किस भाषा में लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्ल भाषा में कोहा को लिखा जाता है। कोहा पर्ल भाषा में लिखा जाता है। कोहा एक ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है जिसका इस्तेमाल विश्व के अधिकतर पब्लिक स्कूल और स्पेशल लाइब्रेरी द्वारा किया जाता है। कोहा को वर्ष 1999 में न्यूजीलैंड के होरोवेहुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट के लिए काटिपो कम्युनिकेशंस द्वारा बनाया गया था और इसका पहला प्रयोग 30 जनवरी 2000 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट न्यू जेनेलिव और सेकंड आपका सोल और फोर्थ आपका कोहा। न्यू जेनेलिव, सोल और कोहा ये तीनों जो है लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। कौन कौन से हैं, न्यू जेनेलिव, सोल और कोहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर यहाँ पे सही है। आप कोर्स में देखिए कौन सा है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। इसके डिस्क्रिप्शन में आप जाते हैं तो न्यू जेनेलिव और कोहा लाइब्रेरी मैनेजमेंट के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जबकि लिब्सिस जो है लिमिटेड पूरे भारत में पुस्तकालय प्रबंध प्रणालियों में अग्रणी प्रदाता है और पुस्तकालय स्वचालन प्रणाली, RFID, डिजिटल संसाधन प्रबंधन प्रणाली आदि जैसे समाधान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित को आपको क्या करना है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ कि जो न्यू जेनेलिव, लिब्सिस, कोहा और ओपन बिब्लियो ये सब जो है इनका प्रकाशन कब हुआ, आपको इस चीज़ के बारे में बताना है। और ये सारे के सारे क्या थे, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। इन सॉफ्टवेयर को कब लॉन्च किया गया इस चीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट हम आपको इसके ऑप्शन पे लेके चलते, वहाँ पे इसे आराम से समझ सकते हैं कि न्यू जेनेलिव को 2005 में, लिब्सिस को 1984 में, कोहा को 2000 में और ओपन बिब्लियो को 2002। उपर्युक्त सभी पुस्तकालय सॉफ्टवेयर हैं। जो न्यू जेनेलिव सॉफ्टवेयर 2005 में लॉन्च किया गया, लिब्सिस 1984 में, कोहा 2000 में और ओपन बिब्लियो 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से निःशुल्क उपलब्ध अभिलेखागारों या निक्षेपागारों की पहचान कीजिए।
क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, इसमें ध्यान से समझिए। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से निःशुल्क उपलब्ध अभिलेखागारों और निक्षेपगारों की पहचान कीजिए, ये कौन सा होगा। तो इसमें भी अगर कोर्स में आंसर दिया हुआ है तो इसके निक्षेपगारों की पहचान कीजिए, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ई प्रिंट्स एंड ओपन डोर। ई प्रिंट्स एंड ओपन डोर जो है ये दोनों के दोनों निःशुल्क उपलब्ध अभिलेखागारों है। निःशुल्क उपलब्ध अभिलेखागार इन दोनों में से कौन सा है, ई प्रिंट्स और ओपन डोर। अब इसके ऑप्शंस आप देखिए, सी एंड डी किसमें दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है दिया हुआ है कि सी एंड डी, जहाँ पे ई प्रिंट्स और ओपन डोर ये दोनों क्या है, तो निःशुल्क उपलब्ध अभिलेखागार और निक्षेपगार हैं। इसके डिस्क्रिप्शन की ओर आप चलते हैं तो मैं बताता हूँ क्या है। ई प्रिंट्स और ओपन डोर निःशुल्क उपलब्ध अभिलेखागार और निक्षेपगारों की पहचान है। और प्रोजेक्ट MUSE यह एक उच्च ट्रस्ट है जो विश्वास स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली किताबों और पत्रिकाओं को मानविकी और सामाजिक विज्ञान से संबंधित संसाधन है। वेब ऑफ साइंस एक ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन आधारित वैज्ञानिक उद्धरण अनुक्रमणिका सेवा है जिसका प्रतिपादन द इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, कि यहाँ पे दिया हुआ है ABCD, कोहा, वेबलिस, एवरग्रीन, ये सब जो सॉफ्टवेयर है मतलब किनके द्वारा किस कंट्री के द्वारा ये सब लॉन्च किया गया है, आपको ये बताना है। तो हम इसको डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलते हैं, वहाँ से आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ABCD जो सॉफ्टवेयर है ये ब्राज़ील की सॉफ्टवेयर है, कोहा ये न्यूजीलैंड की सॉफ्टवेयर है, वेबलिस पोलैंड की सॉफ्टवेयर है, वहीं एवरग्रीन जो है ये जॉर्जिया USA की सॉफ्टवेयर है। ABCD कहाँ की है, तो ब्राज़ील की है, कोहा न्यूजीलैंड की है, वेबलिस पोलैंड की है और एवरग्रीन ये जॉर्जिया की सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय निक्षेपगार ई ज्ञानकोश का अनुपालन किसने किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इग्नू ने राष्ट्रीय निक्षेपगार ई ज्ञानकोश का अनुपालन किया। इग्नू राष्ट्रीय निक्षेपगार ई ज्ञानकोश का अनुपालन किया। ई ज्ञानकोश सन 2005 में आया। यह लर्निंग रिसोर्स रिपोजिटरी सुविधा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, WINISIIS के निम्नलिखित रचना घटकों को उपागम के अनुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है, कि सबसे पहले किस WINISIS की स्थापना हुई, उसके बाद कौन आया, फिर कौन आया, उसके बेसिस पे आपको इसको अरेंज करना है। जैसे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलता हूँ, वहाँ से आप इसे समझिए कि WINISIS के निम्नलिखित रचना घटकों को उपागम के अनुक्रमानुसार कुछ इस तरह है कि सबसे पहले FDT का आया, उसके बाद वर्कशीट, फिर प्रिंट फॉर्मेट पे जाएंगे, फिर FST, यह एक विंडो वर्जन CDS या ISIS का है। यह जो वर्जन है किसका है, तो CDS और ISIS का है, जिसमें सबसे पहले आपको FDT करना है, फिर वर्कशीट पे जाना है, फिर प्रिंट फॉर्मेट पे जाना है, फिर आपको FST करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्वामित्व सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताओं को चिन्हित कीजिए, कि स्वामित्व सॉफ्टवेयर की विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो होगा, उसमें निरंतरता और विकास होनी चाहिए, प्रयोग की सरलता होनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी प्रलेखीकरण और समर्थन होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर E, B और D इसका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। क्वेश्चन था स्वामित्व सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषताओं को चिन्हित कीजिए। तो इसके स्वामित्व सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषता क्या क्या, निरंतरता और विकास होगा, प्रयोग की सरलता होगा, और प्रलेखीकरण और समर्थन की विशेषताएं इसमें होगी। यानी ऑप्शन नंबर A, B, D इसका सही है। इसके डिस्क्रिप्शन में यही दिया हुआ है कि निरंतर और विकास, प्रयोग की सरलता तथा प्रलेखीकरण और समर्थन स्वामित्व सॉफ्टवेयर की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर इन द असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चिंग। मतलब यहाँ कुछ सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं और आपको बताना है इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े में। तो इसके लिए आपको इसके ईयर्स याद रखने होंगे कि कब कब इनकी स्थापना हुई। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर पे चलते हैं कि कोहा की स्थापना 1999 में, PHP माई लाइब्रेरी की स्थापना 2004 में, न्यू जेनलिब की स्थापना 2005 में, और ABCD सॉफ्टवेयर की स्थापना 2007 में हुई। और इन सभी सॉफ्टवेयर्स को पिछले पेपर में विस्तृत दिया गया था, जो मैंने अभी जस्ट रिकॉल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नेटवर्क को निम्नलिखित में से क्या असुरक्षित करता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि नेटवर्क को निम्नलिखित में से क्या असुरक्षित करता है। तो इसका राइट आंसर है पासवर्ड कैप्चर। पासवर्ड कैप्चर जो है वो नेटवर्क को असुरक्षित करता है।
कैसे, अब इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि पासवर्ड कैप्चर एक प्रकार का पासवर्ड मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर नेटवर्क एडाप्टर से गुजरने वाले पासवर्ड को कैप्चर करता है। इस प्रकार सॉफ्टवेयर निम्नलिखित प्रोटोकॉल के पासवर्ड को कैप्चर करने में सक्षम है: P0, P3, IM4, P4, SMTP, FTP, HTTP आदि। कुछ प्रसिद्ध पासवर्ड कैप्चर सॉफ्टवेयर निम्न हैं। कौन कौन से हैं? तो स्निफ पास और वायर शार्क एट्सेट्रा, ये क्या है? तो पासवर्ड कैप्चर सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया अभिकथन और तर्क। अभिकथन कह रहे हैं सूचना को LOCKOS के माध्यम से संगठित और परिरक्षित करना अधिक प्रभावी होगा अपेक्षाकृत किसी पुरालेख संग्रह की सदस्यता लेने के। तो क्या ये अभिकथन सही कह रहा है? आपको ये बताना है। तो यह अभिकथन पूरी तरह से सही है कि सूचना को LOCKOS लोकोस जिसको हम लोग कहते हैं के माध्यम से संगठित और परिरक्षित करना अधिक प्रभावी होगा अपेक्षाकृत किसी पुरालेख संग्रह की सदस्यता लेने के। कारण क्या कह रहा है? कारण कह रहा है कोई भी सूचना जो डिजिटल रूप में उपलब्ध है उन्हें इन हाउस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर पुरालेख संग्रह के रूप में तैयार नहीं किया जा सकता है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि कोई भी सूचना, किसी भी प्रकार की अगर सूचना है उसे डिजिटल रूप में उपलब्ध करके हम लोग इन हाउस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर पुरालेख संग्रह के रूप में तैयार कर सकते हैं, और यहाँ कह रहा है कि नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये कारण गलत है। लेकिन अभिकथन पूरी तरह से सही है। तो आपको देखना है किसमें ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या बता रहा है इसका डिस्क्रिप्शन आप समझिए कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में लोकस जैसे लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ फुल फॉर्म है। परियोजना एक पीर टू पीर नेटवर्क है जो पुस्तकालय को एकत्र करने, संरक्षित करने और उनके पाठकों को सामग्री तक पहुंच प्रदान करने के लिए खुला स्रोत प्रणाली विकसित और समर्थन करता है। इसका मुख्य लक्षण ही डिजिटल संरक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पुस्तकालयों को व्यापारिक विषय वस्तु प्रदाताओं के माध्यम से ऑनलाइन स्रोत की उपलब्धता को संभव कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1983 में इसे संभव बनाया गया। इसका क्वेश्चन थोड़ा वो मिस्टेक है। क्वेश्चन इसमें टोटल क्या है आप समझिए ध्यान से। क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा था कि इंटरनेट ब्राउज़र जो है, इंटरनेट ब्राउज़र किस वर्ष में पहली बार मुफ्त और डाउनलोड करने में सुगम हुआ, जिसने आम लोगों को इंटरनेट के प्रयोग के लिए प्रेरित किया और जिसने पुस्तकालय को व्यापारिक विषय वस्तु प्रदाताओं के माध्यम से ऑनलाइन स्रोत की उपलब्धता को संभव बनाया। मेन क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इंटरनेट ब्राउज़र किस वर्ष में पहली बार मुफ्त और डाउनलोड करने में सुगम हुआ? तो राइट आंसर होगा इसका 1993 में। कब होगा? 1993 में। इसकी डिस्क्रिप्शन को देखिए, सब चीज़ आपका क्लियर होगा कि एक वेब ब्राउज़र वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना संसाधनों को पुनः प्राप्त करने, प्रस्तुत करने और पता लगाने के लिए एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है। 1980 के दशक के मध्य में हाइपर लिंक किए गए अनुप्रयोगों के रूप में वेब ब्राउज़र में आने वाला पूर्ववर्ती और इसका अनुसरण करते हुए टिम बर्नर्स-ली को 1990 में पहला वेब सर्वर और पहला वेब ब्राउज़र विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया जाता है? टिम बर्नर्स-ली को, जिसे वर्ल्ड वाइड वेब और बाद में नेक्सस के नाम में बदल दिया। मार्क आर्टिसन ने 1993 में मोज़ेक और बाद में नेटस्केप को विकसित किया था। मोज़ेक एक ग्राफिकल ब्राउज़र जो अंततः कई कार्यालयों और घरों के कंप्यूटरों पर चलता था। यह पहला वेब ब्राउज़र था जो गैर तकनीकी उपयोगकर्ताओं के लिए मल्टीमीडिया सामग्री लाने का लक्ष्य रखता था। 1994 में नेटस्केप नेविगेटर रिलीज़ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भारत में सभी इंटरनेट उपयोक्ताओं को समान समझकर उनके साथ अलग तरह से भुगतान विषय वस्तु, स्थल, मंच, अनुप्रयोग, संलग्न साधनों के प्रकार या संप्रेषण के माध्यम इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे हम लोग नेट न्यूट्रलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेट न्यूट्रलिटी कहते हैं। नेट तटस्थता एक सिद्धांत है जिसके अनुसार इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियों और सरकारों को इंटरनेट के डाटा को समान मानना चाहिए और उन्हें चाहिए कि वे प्रयोगकर्ता सामग्री, वेबसाइट, मंच, उपयोग, जोड़े गए उपकरण के प्रकार या संचार की तरकीब के आधार पर कोई भेदभावपूर्ण रवैया ना हो या कोई अलग प्रभाव न लगाया जाए। यह शब्द कोलंबिया विश्वविद्यालय के मीडिया विधि के प्राध्यापक टिम वू द्वारा 2003 में प्रथम बार प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मॉडुलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडुलन। मॉडेम, जिसे मॉडुलेटर या डीमॉडुलेटर कहा जाता है, का संक्षिप्त रूप है। यह एक ऐसी युक्ति है जो किसी आंकिक डिजिटल सूचना को मॉडुलेट करके एनालॉग प्रारूप में भेजती है और जो एनालॉग प्रारूप में से सिग्नल मिलता है उसे डीमॉडुलेट करके डिजिटल रूप में ग्रहण करती है। यह किसी संचरण के माध्यम और आंकिक मशीन के बीच संचार स्थापित करने के लिए आवश्यक अवयव है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संचार उपग्रह में इनमें से किस चीज़ का इस्तेमाल संकेतों के परिवर्धन और पुनः संचरण के लिए किया जाता है? तो प्रेसग्राही का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? प्रेसग्राही का। संचार उपग्रह में प्रेसग्राही का इस्तेमाल संकेतों के परिवर्धन और पुनः संचरण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, I10 इंडेक्स वॉज क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा I10 इंडेक्स को क्रिएट किया गया था? तो इसका राइट आंसर है गूगल स्कॉलर के द्वारा। I10 इंडेक्स गूगल स्कॉलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में दूरसंचार के अनिर्देशित मीडिया को चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित में से जो है वो दूरसंचार के अनिर्देशित मीडिया को आपको चिन्हित करना है कि कौन सा इसमें अनिर्देशित मीडिया है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी और सी, सिर्फ इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। इंफ्रारेड और माइक्रोवेव जो है वो अनिर्देशित मीडिया है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए क्या है। तो निम्नलिखित में दूरसंचार के अनिर्देशित मीडिया इंफ्रारेड और माइक्रोवेव है, जबकि ऑप्टिकल फाइबर केबल एक पतली तार होती है जिससे लाइट का उपयोग करके डाटा ट्रांसफर बहुत तेज़ी से किया जा सकता है, और कोएक्सियल केबल हाई क्वालिटी का केबल होता है जो कॉपर का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ISDN सेवाएं हैं? आपको बताना है इनमें से कौन सा ISDN सेवाएं हैं। जिसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सेकेंड, जिसे हम लोग टेली टेक्स्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड वॉइस मेल, और ऑप्शन नंबर 4 वीडियो कॉन्फ्रेंस। यानी कि टेली टेक्स्ट, वॉइस मेल और वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये तीनों जो हैं ISDN सर्विसेज हैं। कैसी सर्विसेज हैं? ISDN सर्विसेज से ध्यान रखिएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किस में दिया हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए कि टेक्स्ट, वॉइस मेल और वीडियो कॉन्फ्रेंस, वहाँ रॉन्ग लिखा हुआ है, पहला वाला में टेक्स्ट होगा, ध्यान रखिएगा। टेक्स्ट, वॉइस मेल और वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सभी ISDN, जिसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क की सेवाएं हैं। ISDN की स्थापना 1988 में किया गया। यह पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के परंपरागत परिपथों पर आवाज़, वीडियो, डाटा और अन्य नेटवर्क सेवाओं के समकालीन डिजिटल संचरण के संचार के मानकों का एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से ISDN की विशेषताएं कौन सी नहीं है? आपको ये बताना है इनमें से कौन सी ISDN की विशेषताएं नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, क्रिएट्स एंड कंबाइंड पैकेट्स, ये इसकी विशेषताएं नहीं है। पैकेट सृजित करना और संयोजित करना ISDN की विशेषताएं नहीं है। वेब पृष्ठों पर जाने का प्रोग्राम करना, ये ISDN की विशेषताएं नहीं है। तो इसकी विशेषताएं क्या है? तो सहवर्ती डिजिटल प्रसारण करना और संचार मानकों का समुच्चय तैयार करना ISDN की विशेषताएं हैं। विशेषताएं नहीं है अगर पूछा गया तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड एंड फोर। देखिए किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ISDN का संक्षिप्त रूप इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क है, और इसकी विशेषताएं निम्न है कि यह पैकेट सृजित करता है और संयोजित करता है, वेब पृष्ठों पर जाने का प्रोग्राम देता है। नोट में आप ध्यान रखिएगा, एकीकृत सेवा डिजिटल नेटवर्क पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क के परंपरागत परिपथों पर आवाज़, वीडियो, डाटा और अन्य नेटवर्क सेवाओं के समकालीन डिजिटल संचरण के संचार के मानकों का एक सेट है। ISDN से पहले फ़ोन सिस्टम को डाटा के लिए उपलब्ध कुछ विशेष सेवाओं के साथ आवाज़ के परिवहन के एक तरीके के रूप में देखा जाता था। यह 1988 में सुनिश्चित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच आपको करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। इससे मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे लेके चलता हूँ, वहाँ से आप इसे समझिए। ISDN क्या है? तो एक माध्यम है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। URL एक वेब पेज है। फायरवॉल क्या है? तो इंटरनेट में अनाधिकृत पहुँच से सुरक्षा के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। HTTP क्या है? तो सूचना के अंतरण के लिए एक इंटरनेट मानक है। ISDN क्या है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक माध्यम है। URL क्या है? तो वेब पेज है। फायरवॉल क्या है? तो इंटरनेट में अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है फायरवॉल का। और HTTP क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल है। ये सूचना के अंतरण के लिए इंटरनेट मानक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नेटवर्किंग सिस्टम में साझा करने के लिए सदस्य पुस्तकालयों में क्या आवश्यक होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है एम्बिशन ऑफ कॉपरेशन और अर्नेस्टी ऑफ एक्टिवली इंगेज्ड। ए और बी दोनों के दोनों जरूरी होने चाहिए नेटवर्किंग सिस्टम में साझा करने के लिए। एम्बिशन ऑफ कोऑपरेशन और अर्नेस्टी ऑफ एक्टिवली इंगेज, दोनों चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में पुस्तकालय नेटवर्किंग का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। वर्तमान में पुस्तकालय नेटवर्किंग का अर्थ है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काइप है। स्काइप क्या है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। टेली कम्युनिकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये स्काइप। स्काइप क्या है? दूरसंचार अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है।
स्काइप एक दूरसंचार प्रयोग है जो कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल उपकरणों, एक्सबॉक्स वन कंसोल और इंटरनेट के माध्यम से स्मार्ट वॉच के बीच वीडियो चैट के वॉइस कॉल प्रदान करने में माहिर है। स्काइप जो है त्वरित संदेश सेवा भी प्रदान करता है। उपयोगकर्ता पाठ, वीडियो, ऑडियो और चित्र प्रसारित कर सकते हैं। यह वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल की अनुमति देता है, जिसे 29 अगस्त 2003 में लॉन्च किया गया था स्काइप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर चेतावनी 5.0 क्या है, आपको ये बताना है। तो यह एक ऑनलाइन मीडिया न्यूज़ मॉनिटरिंग सर्विस है या ऑनलाइन माध्यम है किस चीज़ का, तो समाचार मॉनिटरिंग प्रणाली का। साइबर चेतावनी 5.0, साइबर अलर्ट 5.0 समाचार मॉनिटरिंग कंपनी में इसके ब्रांडों और उत्पादों के और प्रतियोगियों के बारे में स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्वव्यापी समाचारों की निगरानी और क्लिप करता है। आज की सबसे व्यापक और लागत प्रभावी सेवा साइबर अलर्ट 5.0 आपको अपनी स्वयं की प्रेस विज्ञापित के सभी स्थानों को खोजने और उन्हें क्लिप करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई मैक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा IEEE मानक है, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा IEEE मानक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है IEEE 802.16। ये क्या है, तो IEEE के मानक है। वाईमैक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा IEEE मानक है, तो वाईमैक्स के लिए IEEE 802.16 जो है मानक है। वाईमैक्स के लिए IEEE 802.16 मानक है। वाईमैक्स एक दूरसंचार तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। वर्तमान में कई देश इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। वर्तमान में मौजूद 2G और 3G फ़ोन की सहायता से आप इस सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसके लिए आपको हाई क्वालिटी का आपको फ़ोन चाहिए जिसमें 4G 5G सिस्टम्स अप्लीकेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंटरनेट पर क्लाइंट सर्वर आधार पर हाइपरटेक्स्ट और मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली को क्या कहते हैं, बताना है। तो इसका राइट आंसर है, इसे हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इंटरनेट पर क्लाइंट सर्वर आधार पर हाइपरटेक्स्ट और मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। www जिसे वर्ल्ड वाइड वेब 1990 में टिम बर्नर ली द्वारा HTML का आविष्कार किया, जिसके आधार पर www का निर्माण किया। www इंटरनेट का मल्टीमीडिया भाग है जो हाइपरटेक्स्ट प्रकार की संरचना तथा खोज सुविधाओं को प्रदर्शित करता है। यह वाणिज्य रूप के 1991 में उपलब्ध हुआ, जिसने इंटरनेट अभिगम को आम जनों तक उपलब्ध कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट वीडियो को डेस्कटॉप पर लाने या डाउनलोड करने के सरलतम उपाय को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है, इसे हम लोग वॉडकास्टिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम लोग वॉडकास्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाइपरटेक्स्ट शब्द को किसने प्रतिपादित किया, तो इसे टेड नेल्सन ने प्रतिपादित किया। हाइपरटेक्स्ट शब्द को किसने प्रतिपादित किया, तो टेड नेल्सन ने किया। हाइपरटेक्स्ट वह टेक्स्ट होता है जो अन्य टेक्स्ट में लिंक को शामिल किए रहता है। 1960 के दशक में टेड नेल्सन ने इसको इवेंट किया था। जब हम हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज या सब्जेक्ट पर पहुंच जाते हैं। टेड नेल्सन का जन्म 17 जून 1937 में शिकागो, इलिनॉइस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इनमें से विषम उत्तर को मल्टीमीडिया के संदर्भ में पृथक कीजिए। आपको क्या बताना है, इनमें से विषम उत्तर को मल्टीमीडिया के संदर्भ में पृथक करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भावनाएं जो है वो मल्टीमीडिया के संदर्भ में सबसे अलग है। भावनाएं आप देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में इजी से आप समझ पाएंगे। डिस्क्रिप्शन कह रहा है मल्टीमीडिया वह सामग्री है जो विभिन्न सामग्री रूपों के जैसे कि पाठ, ऑडियो, चित्र, एनिमेशन, वीडियो, इंटरैक्टिव सामग्री के संयोजन का उपयोग करती है, जिसमें भावनाओं का कोई रोल नहीं है। इसलिए भावनाएं क्या है, उनमें से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टेक्स्ट के उन स्ट्रिंग्स को क्या कहा जाता है जो किसी अन्य पृष्ठ के लिए एक लिंक होते हैं, तो उसे हम लोग हाइपर लिंक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपर लिंक कहते हैं। हाइपर लिंक HTML टेक्स्ट का वह भाग है जिसमें किसी अन्य पन्ने पर वेब पेज को पता दिया जाता है। हाइपर लिंक पर क्लिक करने पर कंप्यूटर हमें उस वेब पेज पर ले जाता है। हाइपर लिंक के टेक्स्ट प्रायः अलग रंग में होता है, जिस पर माउस ले जाने पर उसके नीचे एक रेखा भी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो आदि जैसे अन्य मीडिया मिश्रित हाइपरटेक्स्ट पृष्ठों को क्या कहा जाता है, तो उसे हाइपर मीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपर मीडिया कहा जाता है। हाइपरटेक्स्ट वह टेक्स्ट होता है जो कि अन्य टेक्स्ट में लिंक को कंटेन किए रहता है। 1960 के दशक में टेड नेल्सन ने इसको इन्वेंट किया था। जब हम हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिंक पर क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज या सब्जेक्ट पर पहुंच जाते हैं, और हाइपर मीडिया शब्द हाइपरटेक्स्ट से लिया गया है। हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट केवल टेक्स्ट में ही लिंक को कंटेन नहीं करते, बल्कि मीडिया के अन्य प्रकार जैसे ऑडियो, वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स आदि में भी लिंक को कंटेन किए रहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब हाइपर मीडिया का सबसे अच्छा उदाहरण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अभिकथन और तर्क पे आपको बताना है कि अभिकथन सही है या फिर तर्क सही है। इसको देखते हैं हम लोग। अभिकथन कह रहा है हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया संयोजन में पाठ्य प्रतिबिंब ध्वनि और अन्य सूचनाएं शामिल है। तो बिल्कुल ये सही कह रहा है कि हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया में संयोजन में पाठ्य प्रतिबिंब ध्वनि सूचनाएं शामिल होती है। तर्क कह रहा है हाइपर मीडिया सूचना को रेखीय ढंग प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कहना गलत है। हाइपर मीडिया सूचना को रेखीय ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। यहाँ पे जो रीजन है वो गलत दिया हुआ है, इसलिए आप देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। आप यहाँ पे ज़्यादा फोकस मत होइए, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ दिया हुआ है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या बताइए किस माध्यम से हो पाएगा, तो इंटरनेट के माध्यम से हो पाएगा। मल्टीमीडिया क्या है, तो पाठ, रंग, ध्वनि और एनिमेशन का समाकलन है। बैंडविड्थ क्या है, तो डाटा अंतरण की क्षमता को हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड क्या है, तो ये एक प्रकार का बुलेटिन बोर्ड है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है, तो ये इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है। मल्टीमीडिया जो है पाठन, रंग, ध्वनि और एनिमेशन का समाकलन है। बैंडविड्थ क्या है, तो डाटा अंतरण की क्षमता है। और इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड क्या है, तो एक प्रकार का बुलेटिन बोर्ड है। और थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे इस चैनल पे। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।